अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। सुबह बखैर आप लोगों को, बल्कि जुम्मा मुबारक आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? आई होप मज़े तो होंगे, क्योंकि मौसम जो है बहुत मज़ेदार हो चुका हुआ है। हल्की सी खुनकी ने वाकई जो है ना कि आपको एक प्लेजेंट फीलिंग दे दी है। मगर व्यूअर्स, आज हम एक बहुत डिफरेंट इशू पे बात करेंगे। वो इशू जो हम सब की ज़िंदगियों पे बहुत अच्छे और बुरे तरीके से असरअंदाज कर रहा है, रियल लाइफ और रियल लाइफ। रियल लाइफ ऐसी ज़िंदगी जो कि हम कैमरे में मरकूज़ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने आप को दिखाते हैं। क्या जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ से रिलेटेड है? हमारी असल ज़िंदगी क्या ऐसी ही है, या हम जो है बिल्कुल उसको सजा धजा के और उस पर कहते हैं ना कि नेल पॉलिशेस लगा के उसको मेकअप करके जो है सोशल मीडिया पे हम लोग शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, इसके इम्पैक्ट क्या हैं? इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं। कुछ लोग इसको बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन में ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो है इसकी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। नेगेटिविटी के ऊपर हम बात करें तो बहुत सी ऐसे लोग, बहुत सी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो बने फिरे हैं, उनका इम्पैक्ट आम लोगों पे कैसा जा रहा है, आम जिंदगी के ऊपर कैसे आ रहा है। और ख़ासतौर पे हम यूथ पे बात करें, नौजवान नस्ल पे बात करें, लड़कियों की बात करें, तो लड़कियां वो सब चीज़ें जो है अपनाने के लिए क्या क्या कर रही हैं, कैसे कैसे इकदाम उठा रही हैं। रोज़ एक स्टोरी आई होती है, रोज़ एक इंसिडेंट हुआ होता है। तो हमने सोचा कि आज हम अपने व्यूअर्स को एड्रेस करें कि प्लीज़ खुदारा, ये जो रील की लाइफ है, ये जो कैमरे की दुनिया है, ऐप्स की दुनिया है, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक अलग ही दुनिया है। इसको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा दूर रखें। इसको तभी तक अच्छा लगेगा जब जो है आप अपनी जो असल ज़िंदगी के अंदर जो अपने गोल्स हैं, अपनी अचीवमेंट्स हैं, आप अचीव करना चाहते हैं, और फिर उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए बिल्कुल ऐप्स पे तस्वीरें भी लगाएं, लोगों को बताएं। और मगर फिर भी साथ साथ ये कहा जाता है कि हर चीज़ बताने की नहीं होती। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल रहनी चाहिए, हर चीज़ दिखाने की नहीं होती। तो आज हमने सोचा कि हम इस पॉजिटिव मैसेज के साथ अपने शो का बाकायदा आगाज़ करें और बताएं कि रील और रियल लाइफ में फ़र्क क्या है। और बहुत से ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं और आपने देखा है वो किस तरीके से शो ऑफ करते हैं, अपने घर के हवाले से, अपनी गाड़ियों के हवाले से, अपने लाइफस्टाइल के हवाले से। कहीं भी जा रहे होंगे, हाथ में उनके पास जो आला है जिसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, उसके ज़रिए डिफरेंट चीज़ें जो है वो बनाते हैं, उस पर वॉइस ओवर करते हैं। और वॉइस ओवर भी ऐसा करते हैं कि बाकी वो लोगों पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। वो इम्पैक्ट जो होता है 30 सेकंड्स का, वो आपकी ज़िंदगियों कहते हैं ना मुतासर कर देता है। आप वही चीज़ें अपने वालिदैन से मांगते हो, वही चीज़ें अपने शौहरों से मांगते हो, और ये नहीं देखते कि उनकी जेब है, ये नहीं देखते कि उनका स्टेटस है, ये नहीं देखते कि ये चीज़ें वो कर पाएंगे और हमें सोसाइटी का एक्सेप्ट कर पाएगी। तो हमने सोचा कि आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करें। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और फिक्शन का जो दबाव है वो किस तरह इंस्पायर कर रहा है हमारी यूथ को। मगर हमने दबाव में नहीं आना, हमने प्रेशर में नहीं आना। और तो व्यूअर्स, शो में हमारे साथ आज होंगे डिफरेंट किस्म के गेस्ट। आज हम इसी हवाले से शो का आगाज़ करेंगे कि सोशल मीडिया के इम्पैक्ट्स हमारी बॉडी पे किस तरह आए हैं, हमारे लाइफस्टाइल पे किस तरह आए हैं, हमारे जिस्मानी अज़ा को किस तरीके से जो है लोगों की तरफ कहते हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के ऊपर, उसके इम्पैक्ट के ऊपर, और उसके इम्पैक्ट ने लोगों की ज़िंदगियों को किस तरह मुतासर किया है। अगर हम स्पेशली बात करें, लोगों ने अपने जिस्मों से खेलना शुरू कर दिया है और आजकल मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज करा रहे हैं सिर्फ लोगों के ऊपर, कहते हैं ना कि अपने आप को हावी करने के लिए। अगर ज़रूरत है तब भी करा रहे हैं, अगर जरूरत नहीं है तब भी करा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज हम बात करें ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की। ये वर्ड जो है ये टैबू है, स्टीरियोटाइप है, हम इस पे बात नहीं करना चाहते, मगर ऑटोमेटिकली जो है हमने सोचा कि आज हम बात करें, क्योंकि हाल ही में जो एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है शर्लिन चोपड़ा की। शर्लिन चोपड़ा कहती हैं, भारतीय एक्ट्रेस हैं, कि मुझे लगता है कि मैं अपने जिस्म के ऊपर एक इजाफी बोझ लेके चल रही हूँ जो कि मुझे नहीं चलना चाहिए। और उनका ये कहना था कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स रिमूव करवाऊँ ताकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूँ। तो हमने सोचा कि आज हम लोग क्यों ना आगाही दें कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स क्या होते हैं, क्यों कराए जाते हैं और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं,
और जो लोग ये कराते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, और उन्होंने स्पेशली नौजवान लड़कियों को इस चीज़ और तंबी की है कि वो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की तरफ ना जाएं। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कवल जवाद, जो कि एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं और सर्जरीज भी करती हैं। उनको शो में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी रिफ्रेशिंग कलर। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, हम अपनी जिंदगियों से खुद खेल रहे हैं। कहते हैं ना कि नेचर को नहीं छेड़ना चाहिए, ये एक स्लोगन है, मगर ऑब्वियसली जिसको जरूरत है वो करे, जिसको नहीं जरूरत वो ना करे। तो शर्लिन चोपड़ा की एक स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हुई। हमने सोचा कि आज हमने शो का हिस्सा बनाए कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स नहीं कराने चाहिए, उनको करा के लगता है कि वो इजाफी बोझ लेके अपनी जिंदगी के साथ चल रही हैं। आप क्या कहेंगी? देखिए है ना, इसमें हम हमेशा से बात ये करते हैं कि नीड क्या है आपकी, क्या आपको रियली किसी चीज़ की ज़रूरत है। आपको अगर एक चीज़ की नीड है, अगर आपको आपकी बॉडी के अंदर, अल्लाह पाक ने हमें कंप्लीट बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा डेफिसिट है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका फ्यूचर लाइफ ख़राब हो सकती है, तो उसमें चेंजेस करवाना, लेकिन वो भी मेडिकल उसके अंदर रह के, लिमिटेशंस में रह के, कोई बुरी बात नहीं है। हम बिल्कुल इसको कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा हार्म तब होता है जब आप किसी भी चीज को एक्सेस में करवाएं। लेकिन अगर आपकी वो नीड ऑफ टाइम है, आपका लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, आपका प्रोफेशन खराब हो रहा है, उसकी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो रही है, तो किसी भी मेडिकल प्रोसीजर को अंडर मेडिकल सुपरविजन करवाने में कोई हार्म नहीं है। जहां तक आप बात कर रही हैं एक्ट्रेस शर्लिन की, बेसिकली ये वो लोग होते हैं सेलिब्रिटीज जिनको टिप टू टो अपनी पूरी बॉडी को परफेक्ट रखना होता है, राइट। सो इनके लिए क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेटली, सो अपनी फिगर को किसी भी तरीके से इन्हेंस करवाना इनके प्रोफेशन का हिस्सा है। अगर फॉर द लाइक सम नीड उन्होंने वो करवाया और उसके बाद उन्हें लगा कि अब वो अनकंफर्टेबल है, तो दिस इज ऑल्सो हर चॉइस कि वो उसे रिमूव करवा सकती हैं। लेकिन इन फ्यूचर के लोगों को डेफिनेटली वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि वो एक इजाफी बोझ साथ लेके घूम रही हैं। व्हाट आई बिलीव बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ सर्जन, लाइक मुझे ये फील होता है, मैं अपने पेशेंट्स के रिव्यूज के साथ अगर बात करना चाहूँ तो बहुत सारे लोगों की लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है आफ्टर द इम्प्लांटेशन। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये इम्प्लांट्स किस चीज के किए जाते हैं और ये बॉडी के किस किस हिस्से में होते हैं? बिल्कुल, बॉडी में आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट लगवा सकते हैं, हिप ऑगमेंटेशन के लिए जो है वो हिप इम्प्लांट्स लगवाते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये ऐसी चीज़ें हैं दोनों कि बहुत कम हमारी नॉर्मल ख़वातीन इसकी तरफ जाती हैं अनटिल अनलेस के कोई मेडिकल इशू हो, कोई मेडिकल रीज़न हो। वरना ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़, मॉडल्स और ऐसे लोग जिन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अपीरेंटली उन्हें लगना होता है, उनकी फिगर को परफेक्ट लगना होता है, वो लोग ये काम करवाते हैं। सिलिकॉन इम्प्लांट होता है हमारे पास, और दूसरे नंबर पर होता है हमारे पास स्टेराइल वाटर या नॉर्मल सलाइन वाटर। सो सलाइन वाटर का इम्प्लांट पहले यूज़ किया जाता था, बट अब मोस्टली सिलिकॉन इम्प्लांट यूज़ किया जाता है, जिसमें कोहेसिव इम्प्लांट में सिलिकॉन भरा हुआ होता है और वो ज़्यादा सेफेस्ट समझा जाता है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है वो एज कम्पेयर टू सलाइन इम्प्लांट के। प्रीवियसली सलाइन इम्प्लांट यूज किए जाते थे, बट उसमें ये होता था कि आपको स्कार कम देना होता था और आपको आफ्टर इम्प्लांट यानी स्कार देने के, कट देने के बाद आपको फिर इम्प्लांट लगाया जाता था और बाद में उसे फिल किया जाता था, जो पहले वाला इम्प्लांट था। बट अब जो सिलिकॉन इम्प्लांट है उसमें थोड़ा सा कट हमें बढ़ा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड इम्प्लांट होता है। आपकी साइज के मुताबिक पेशेंट का हमने देखना होता है कि वो थिन है, लीन है, कैसा पेशेंट है, बहुत ज्यादा फैटी है ऑलरेडी, हमने अकॉर्डिंगली साइज डिसाइड करना होता है और फिर हम उस इम्प्लांट को ब्रेस्ट में लगाते हैं। डॉक्टर कवल ये बताइएगा कि इम्प्लांट्स जो लोग कराते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कराते हैं, तो क्या वो बहुत लीन होते हैं, ओबीस होते हैं, किन किन को जरूरत होती है? और आजकल हमने जो बॉडी शेपिंग की बात कर रहे हैं, साइज फिगर की बात कर रहे हैं, तो किस साइजेस के ऊपर इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं? देखिए, अगर आप बात कर रही हैं कि इंडिकेशन क्या है, मैं तो इसे इंडिकेशन कहूंगी कि किस कंडीशन में आप ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा सकते हैं। मैं आपके सवाल को ऐसे लूंगी, राइट। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हमें नीड होती है कि हम अपने पेशेंट, हमारे पास डिमांड से आते हैं, बहुत सारी ऐसी फीमेल पेशेंट होती हैं, जैसे एक
डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूब्यूलर, उसमें ब्रेस्ट होता है, लेकिन उसमें ब्रेस्ट का जो साइज है वो ना होने के बराबर होता है। उसके अलावा भी हमारे पास 2-3 मेडिकेटेड ऐसी डिजीजेज हैं जिनमें ब्रेस्ट आपका साइज होता ही नहीं है। अब आगे उनकी सोशल लाइफ उससे खराब हो रही है। बहुत सारी बच्चियों की शादियां नहीं हो पाती इस रीजन की वजह से। वो चाहती हैं कि शादी से पहले वो अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा लें। नंबर 2, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ और उसकी वजह से उनका ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया। यंग पेशेंट है लेकिन अब उनके लिए आगे की लाइफ है इतनी बड़ी। डेफिनेटली ये हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो उसके लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाए जाते हैं। नंबर 3 पे वो लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाते हैं जिनके ब्रेस्ट में एसिमेट्री होती है, यानी कि आपके दोनों ब्रेस्ट का साइज प्रॉपर बराबर नहीं होता, वो लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट की तरफ आते हैं। नंबर 4 वो लोग आते हैं जिनके प्रोफेशन में इस चीज की नीड होती है। सेलिब्रिटीज हैं, मॉडल्स हैं और बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें उनको अपना फिगर प्रॉपर रखना होता है। तो ये वो सारी इंडिकेशन है जो ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाते हैं। अब कौन लोग कब करवा सकते हैं, तो हम एज ग्रुप की बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सिलिकॉन इम्प्लांट हमारे पास है, वो 22 इयर्स से अबव वाली हर फीमेल करवा सकती है। ठीक है। और ये जो इम्प्लांट्स की जो मुद्दत है या पीरियड है, ये कितने साल तक वैलिड होती है? 10 to 20 इयर्स का टाइम पीरियड हमारे पास होता है। पहले जब सलाइन इम्प्लांट हम करवाते थे उसमें ये था कि उसमें रप्चर होने का खतरा ज्यादा रहता था, यानी कि वो अंदर फट जाते थे, उसमें जो सलाइन भरा होता है वो रप्चर हो जाता था, तो वो जरा हमारे लिए डेंजरस था। बट ये जो सिलिकॉन इम्प्लांट है इनका लेस चांसेस है। चांसेस डेफिनेटली हर एक ऐसी मेडिकल डिवाइसेस के होते हैं जो आप बाहर से इम्प्लांट कर रहे हैं, उसके लिए आपको फॉलो अप रखना पड़ता है। सो आप 10 to 20 इयर्स का मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन पेशेंट्स को फॉलोअप की जरूरत होती है। लाइक ईयरली वो अपना करवा सकता है, ब्रेस्ट मैमोग्राम करवा सकता है, MRI करवा सकता है, अल्ट्रासाउंड करवा सकता है, बिकॉज ये वो सारी हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं, ऐसी सारी हमारे पास ये लैब्स होती हैं जिसके जरिए हम अपने पेशेंट के इम्प्लांट को देख सकते हैं, उसका फॉलोअप कर सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं डेवलप हो रहा, कोई रप्चर का खतरा तो नहीं है, या उसकी वजह से कोई एब्नॉर्मलिटी तो क्रिएट नहीं हो रही है। तो आपने बड़ी अजीब सी बात बताई है कि ब्रेस्ट अगर इम्प्लांट कराया हो और वो सलाइन बेस्ड हो, फट जाए तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, और वो इन्फेक्शन जैसे कि हर सर्जरी में इन्फेक्शन डेंजरस होता है, उसी तरीके से ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी में भी इन्फेक्शन डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सो फॉलो अप की नीड बहुत होती है जो लोग भी जाते हैं इसकी तरफ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इम्प्लांट्स लगवाने के बाद आपका जो लाइफस्टाइल है वो बदलता है, आप वर्जिश कर सकते हैं, या क्या क्या एहतियाती तदबीर आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपने इम्प्लांट्स कराए हुए हैं ब्रेस्ट के ऊपर भी और हिप एरिया के ऊपर भी। देखिए, जो भी लोग इम्प्लांट करवाते हैं उसमें हम कुछ चीजें हमें देखनी होती हैं कि इम्प्लांट से पहले क्या उसकी फिजिकल मेडिकल कंडीशन इस तरह की है कि हम उसमें इम्प्लांट कर सकें। नंबर 1 तो ये है, वो कैरी कर सकता है इस चीज को मेंटली, फिजिकली, सोशली, क्या वो कैरी कर सकता है। इन चीजों के लिए हमें फर्स्ट अपीयरेंस में ही पेशेंट को देखना होता है। आफ्टर केयर, हर सर्जरी के बाद जो आफ्टर केयर होती है, बिकॉज आप ये समझें कि आपने अपने ब्रेस्ट, अपने पूरी बॉडी में किसी चीज का इजाफा करवाया है, तो उसे कैरी करने के लिए आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी आनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी आप में भी आनी चाहिए और आपकी सोशल एनवायरनमेंट में भी आनी चाहिए। सर्जरी के लिए जो भी एहतियात करनी होती है, लाइक वीक के लिए हम एहतियात बताते हैं, कुछ स्टिचेस होते हैं जो आफ्टर अ वीक हमें रिमूव करने होते हैं, ये चीजें, ये एहतियात। रेस्ट बताते हैं, आपने झुकना नहीं है, आपने रेस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा हाइजीन का ख्याल रखना है, इन चीजों की बहुत एहतियात होती है। बाद में आप जैसे कह रही है लाइक वीक और 15 डेज के लिए हम एक्सरसाइज और किसी भी हैवी वर्क के लिए मना करते हैं, उसके बाद हम अपनी नॉर्मल रूटीन में, जैसे आपके स्टिचेस ठीक हो जाते हैं, आप अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। डॉक्टर कमल, ये तो आपने देखा होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह सोशल मीडिया आए हैं, टिकटॉक्स आए हैं, डिफरेंट एप्स आए हैं, तो लोगों की पर्सनालिटी शेप होना शुरू हो गई है। लोग जो पहले थे वो अब नहीं नजर आते। पहले एक नॉर्मल जिंदगी का बंदा था, अच्छा लगना, मेकअप करना, अच्छा लाइफ से अच्छे कपड़े, मगर अब सर्जरीज, बोटॉक्स हुए में पूरे पूरे मुंह पे, थ्रेड्स हुए में, फिलर्स हुए में, इम्प्लांट्स हो रहे हैं और वो नजर आ रहा है। तो आप नेचर से क्यों दूर जा रहे हैं? मेरा सवाल ये है, व्हाई कांट वी एज विद अ ग्रेस? देखें, हमेशा मैं इस चीज को फेवर करती हूँ कि जब भी एजिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होना, यू शुड बी लाइक, आपको एज होना चाहिए लेकिन ग्रेसफुली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नेचर के अगेंस्ट जाके अपने आप को परफेक्ट रख सकते हैं, आपको नेचर में ही रहना पड़ता है। बट
अब बोटॉक्स, फिलर्स, इम्प्लांट्स या किसी भी ऐसी चीज की जरूरत जो कि हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है, जो कि हमारे एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा रोक देती है कुछ टाइम के लिए, कुछ उसमें इंप्रूवमेंट ले आती है, उस हद तक उसमें कोई बुराई नहीं है जब तक कि वो अंडर नेचुरल कंडीशंस रहें। लेकिन बहुत ज्यादा उसको इन्हेंस करवाना, फिलर्स की बात देख लें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारी रेनाउंड ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, मैं उनके नाम लूं, आप ऐश्वर्या को देख लें, आप सुष्मिता को देख लें, आप राखी सावंत को देख लें, ये सब वो लोग हैं जो कि जिन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट भी करवाए हुए हैं, लाइक राखी की मैं बात करूंगी, जिन लोगों ने फिलर इम्प्लांट करवाया हुआ है। फिलर इम्प्लांट में आप उनके फेस की शेप देख लें किस कदर चेंज है। आपने नेचर को छेड़ा है, लेकिन नेचर के अंदर रह के अगर आप अपनी किसी डेफिसिट को फिल करवा रहे हैं, फॉर सपोज आपके फोरहेड पे लाइंस बहुत ज्यादा आ गई हैं जो एजिंग साइन को शो करवा रही हैं, आपको लग रहा है कि एज की वजह से आपकी स्किन सैग कर गई है जो कि एबनॉर्मल लग रही है, आपका वॉल्यूम लॉस हो गया फेस से या बॉडी के किसी भी पार्ट से, आप उसे रिफिल करवा रहे हैं और वो आपकी नेचुरल जो आपकी एक्चुअली शेप थी उसे रिस्टोर कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नेचर को आप छेड़े ना, लेकिन नेचर में आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट अपनी बॉडी में ला सकते हैं, बट अगेंस्ट द नेचर नहीं, नेचुरल रहते हैं। सवाल मैं पूछूंगी आपसे, मतलब कि हमेशा से खवातीन को शौक था साइज 0 का, स्मार्ट, लीन, साइज 0, मगर अब ये ट्रेंड बदल गया है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे अब ज्यादा हैवी बल्कि खवातीन जो है वो सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं, और इवन के हमारे सोशल नॉर्म्स के अंदर जितनी खवातीन आती है रिश्तों के लिए, हाय हाय लड़की तो बड़ी पतली है, बड़ी सूखी सी, तो अब जो लड़कियां हैं थोड़ी भर गई हुई हैं, तो ये क्या ट्रेंड एकदम से ड्रिफ्ट हुआ है? देखिए ना, ट्रेंड तो आपको पता है कि लोगों की मेंटालिटी के साथ चेंज होता है। जैसे जैसे लोगों की मेंटल अप्रोच जो है वो चेंज होती है, खास तौर पे खवातीन को, लड़कियों को अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। जो थिन लीन खवातीन है ना, उनका दौर आज भी है। लोग आज भी स्लीक होना, फिजिकली आपको फिट होना, स्मार्ट होना लोग पसंद करते हैं और उसके लिए जतन कर रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स में बात की है कि लोग पतला होने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, राइट? सो वो अपनी मेडिकल हेल्थ को भी नहीं देखते, बट उन्हें वो स्लीक अपनी अपीयरेंस चाहिए, 0 साइज चाहिए। दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि अगर 0 साइज की कोई हम आम उसमें देख लें खवातीन, तो आप सही कह रही हैं कि आगे से यही सुनने को मिलता है कि जी लड़की तो पतली है, कोई उसकी बॉडी शेप नहीं है, कोई फिगर नहीं है, इवन दो कपड़े पहनती तो हैंगर लगती है। डिमांड ही कुछ इस तरह की हो गई है। इवन लड़के ये डिमांड करते हैं अपनी शादी के लिए कि कम से कम थोड़ा तो जिस्म भरा होना चाहिए। लाइक ये टैबू है, मिथ है। पूछना चाह रही थी बीइंग द डॉक्टर, आपके पास तो बहुत से केसेस आते होंगे, ये लड़कों की डिमांड्स क्यों इतनी बढ़ गई है? देखिए, डिमांड्स बढ़ गई है, अगेन हम उसे फिर मैं यही कहूंगी कि ये सारा सोशल मीडिया का कसूर है, बिकॉज सोशल मीडिया पे जो अपीयरेंस है ना सामने, कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने जहन में वो इन्फ्लुएंसर, मतलब इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि अपने जहन में एक मॉडल आ गई है उनकी, और उस मॉडल से एग्जैक्ट ना हो तो थोड़ी बहुत आगे पीछे होनी चाहिए। डेफिनेटली उनकी लाइफ में और एक आम लड़की की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। तो सोच हमने चेंज करनी है, अपनी सोच बेसिकली मुआशरे की चेंज होने वाली है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस ने जहां बहुत सारे फायदे दिए हैं, मैं कहती हूँ उससे कहीं ज्यादा नुकसानात दिए हैं, क्योंकि वो बेसिकली सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को देख के वो सारी अपीयरेंस, वो सारी लुक एक आम घरेलू लड़की में देखना चाहते हैं लोग। उसके लिए डेफिनेटली लड़कियां अपने आप को चेंज कर रही हैं। लड़कियों में अब बहुत ज्यादा, आप सोचें कि पहले सेलिब्रिटीज, मॉडल्स अपने आप को चेंज करना चाहती थी इम्प्लांट्स की तरफ, फिलर्स की तरफ, बोटॉक्स की तरफ। मोस्टली हमारे पास वो लोग आते थे, ठीक है, जो सोशल मीडिया को फेस करते हैं, जो कि कैमरे के लोग थे, बट अब ऐसा नहीं है। अच्छा, आप बिलीव करें, बहुत सारी घरेलू खवातीन आने लगी हैं इन चीजों के लिए कि उन्हें ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाना है, उन्हें फिलर्स डलवाने हैं, बोटॉक्स करवाना है, थ्रेड लिफ्ट करवाना है अंडर द नेचुरल कंडीशन। दिस इज ऑल नॉर्मल, बट अगर आप उस नेचुरल कंडीशंस को भी आगे लेके जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लुक भी सेलिब्रिटीज की तरह आए, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपको एक घरेलू खातून को क्यों जरूरत है उस लुक की? क्योंकि आपने कैमरे पे नहीं आना, आपने पर्टिकुलरली अपने हस्बैंड के लिए अपने मंगे तो उनको करना है, तो वो एक पर्टिकुलर शेप आनी चाहिए ना। बस क्या करें, इन्फ्लुएंस जो है ना वो घरों में भी तो आ रहा है ना। हम तो इसीलिए बात करें कि सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है और जो टैबूज है उस पर हम बात करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमल जवाद, आपने बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू की है। व्यूअर्स, सोशल इम्पैक्ट, सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है हमारे घरों के अंदर इंजेक्ट हो चुका हुआ है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो कोई मीडिया पर्सन हो, या चाहे किसी प्रोफेशन से ताल्लुक रखती हो,
हर लड़की का हक है खूबसूरत लगना, मगर उसको हक को कैसे उसने जो है अपना एक्सरसाइज करना है, हमने आज सोचा कि हम आपसे बात करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हमारा जिस्म है और हम उसका ज्यादती करें और फिर ज्यादती करके लोग हमें बताएं कि हाय हाय तुमने क्या कर दिया। तो उतनी ज्यादती करें उतना ही, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और हमेशा से कहते हैं गो बैक टू द नेचर, और कुदरती चीज़ों को छेड़ाछाड़ी नहीं करनी चाहिए अनटिल अनलेस कोई मेडिकल इशू ना हो। जिस तरह के डॉक्टर साहिबा ने बताया कि मेडिकल जो इश्यूज हैं वो जो रिलेटेड लोग हैं वो उनके पास जाएं और कहते ना कि अपनी सर्जरीज कराएं, इम्प्लांट्स कराएं या जो मर्जी कराएं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहे। वेलकम बैक व्यूअर्स। दो ऐसे लफ्ज हैं जिनका बार बार हमने सुना है, सोशल मीडिया पे हो जाए, अपनी जिंदगी में हो जाए, ये ऐसे दो लफ्ज हैं जो कि हमने जो है उसका बड़ा गहरा असर भी लिया है, इम्पैक्ट भी लिया है। वो है मिलेनियल्स वर्सेस जेनजीज। मिलेनियल्स कौन है? मिलेनियल्स ऐसे लोग हैं जो कि 90s की दिहाई में पैदा हुए हैं, और जेनजीज कौन है? जो कि 2000 की दिहाई में पैदा हुए हैं। तो जेनजीज वर्सेस मिलेनियल्स, जेनजी जनरेशन जी जिसको कहते हैं, वो आजकल की कौम है, आजकल के बच्चे हैं, आजकल के लोग हैं, और वर्सेस मिलेनियल्स जो कि 90s की जनरेशन है। तो ये दोनों जनरेशन की कोलैबोरेशन से क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि जेनजीज अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। वो समझते हैं जो वो देख रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, और जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस उन पे आया हुआ है वो किसी पे भी नहीं आया हुआ, और मिलेनियल्स को वो ओल्ड स्कूल समझते हैं। तो हमने सोचा आज हम इस पे डिबेट करें कि जेनजीज और मिलेनियल पे फर्क क्या है, उस फर्क को वर्क एनवायरनमेंट प्लेस के ऊपर कितना अफेक्ट हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जेनजीज में कंसिस्टेंसी नहीं है, जेनजीज में वर्क एथिक्स नहीं है, जेनजीज में काम करने की सलाहियत तो है, दिमाग भी तेज है, मगर वो काम करना नहीं चाहते। वो क्या करना चाहते हैं? तो हम सुनते हैं डॉक्टर नम्रा नासिर की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। नम्रा नासिर साहिबा, आप ट्रेनर भी हैं और यूथ ट्रेनर हैं, तो आपके पास दो किस्म की यूथ है। एक मिलेनियल्स है जो कि 90s बॉर्न है, एक जनरेशन जी है जो कि 2000 की बॉर्न है। तो इन दोनों जनरेशन को आप कैसे देख रही हैं? मैं इन दोनों को ऐसे देख रही हूँ कि दे बोथ आर सुपर टैलेंटेड, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा काबिलियत है। मिलेनियल्स एक ऐसे एरा से आए हैं जो कि मतलब कह लें कि बिकॉज उनके एल्डर्स बूमर्स थे, बूमर जनरेशन, ये थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हैं, काफ़ी चीज़ों को लेके दे आर मोर फोकस्ड, मोर कंसिस्टेंट, जैसे आपने बात की, उनमें एक ठहराव है। लेकिन जो जेनजी है, बिकॉज वो पोस्ट इंटरनेट एरा एंड पोस्ट सोशल मीडिया एरा आए हैं, वो उनके पास वो सारा कुछ पहले से मौजूद था जो हमने आते हुए देखा है। सो उनके लिए थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं ना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक वो चीज डेवलप हुई। फिर उसके साथ साथ दे आर वेरी वोक, उनको पता है कि उनके हकूक क्या है, और उनको फराइज जानने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो सीख जाते हैं जब आप उनको सिखाएं। तो दे आर वेरी गुड लर्नर्स, फास्ट लर्नर्स। तो मुझे लगता है कि दोनों इतने स्ट्रॉन्ग और काबिल लोग हैं एट वर्क प्लेसेस के इनकी कोलैबोरेशन बहुत अच्छी हो सकती है, और हमें उसके लिए जो है ना, दिस इज व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन। अच्छा, थोड़ा सा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। दो नस्लें हैं, दोनों नस्लों के एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम नजर आ रहा है। खैर, विजन की बात करें तो ऑब्वियसली जनरेशन जी का विजन हमसे बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो इस जनरेशन में पैदा हुए हैं, आईटी के दौर में पैदा हुए हैं, सोशल मीडिया के दौर में पैदा हुए हैं। उन्होंने अपने हाथों में टैब उठाए हुए हैं, हमने अपने हाथों में कंप्यूटर और फोन्स नहीं उठाए थे, हमने अपने हाथों में टॉयज ही उठाए थे। एब्सोल्युटली, आई एग्री। ये जो शेर है, मैं ख्याल यहाँ पे बड़ा सूट करता है कि खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। कि मसला ये है कि हम लोग शायद कहीं ना कहीं ये भूल गए कि वो हमसे कुछ बेहतर जानते हैं। हाँ। और जनरेशनल गैप तब आता है जब हम उस कम्युनिकेशन को ईगो प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो जहां पे जिससे जो सीखा जा सकता है वो अडेप्ट करना भी जरूरी है, लेकिन रिस्पेक्ट शो करनी भी जरूरी है। जहां जेनजी को बहुत कुछ बेहतर आता है, जैसे आपने कहा, वहां पे उनको ये शो करना भी जरूरी है कि ठीक है, जो मेरा सीनियर है वो कुछ एक्सपीरियंस तो रखता है, कुछ नॉलेज मुझसे बेहतर तो रखता है। सो इट्स अ मैटर ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट हैविंग इट इन योर हार्ट बट ऑल्सो एक्सप्रेसिंग कि हाँ, रिस्पेक्ट है, एक डिस्टेंस है, और एक इतना अनहिंज्ड वो जो आए हुए ना आजकल बहुत ज्यादा, वो होने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी अ बिट प्रोफेशनल। तो ये जो प्रोफेशनलिज्म है, इसके ऊपर मैं सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ट्रेनिंग्स देती हूँ
और मेरा ख्याल है कि उसकी तो हर एरा में हर जनरेशन को मतलब बूमर्स से लेके जेन अल्फा तक सबको जरूरत है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है आजकल। अच्छा नम्रा, आप बताइएगा कि आप ट्रेनिंग्स देती हैं, आपने ऑब्वियसली ये दोनों जनरेशन्स देखी होंगी और दे रही होंगी ट्रेनिंग्स आप। अगर हम थोड़ा सा जेनजी के ऊपर बात करें तो उनका स्वैग ही अलग है, उनकी ड्रेसिंग ही अलग है, उनके जो अल्फाज वो बोलते हैं, योलो, वाइब्रो, 6-7, वाइबिंग, वो बिल्कुल अलग है। और उनको ये नहीं पता कि अगर एथिकली अपने सीईओ के पास जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो देयर आर सम मैनर्स, there is some rules which needs to be followed as compared to millennials, क्योंकि millennials बहुत जो है सख्त environment में बड़े हुए हैं। Absolutely, बिल्कुल ऐसा ही है। I 100% agree with you on this। और यही मैं कही थी, जो communication gap है वो because of that vocabulary, because of that mindset है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर हम थोड़ा सा creative हो सकते हैं, कि जैसे हज़रत अली का एक कॉल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि वो कहते हैं कि अपने बच्चों को उनके अहद के हिसाब से पालो, तरबियत करो, अपने अहद के हिसाब से नहीं, क्योंकि एक नए अहद के लिए पैदा है। और उन्हीं का एक और कॉल है कि अपने बच्चों के साथ पहले 7 साल तक खेलो, उसके अगले 7 साल तक उनको समझाओ, उससे अगले 7 साल तक उनको एडवाइस करो, मशवरा दो। दैट मीन्स कि उनके साथ सबसे पहले अगर आपने जेनजी के साथ कोलैबोरेट करना है तो पहले आपको उनके साथ प्लेफुल होना पड़ेगा। शायद हमें एज मिलेनियल्स भी अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत अगर हम वाइबिंग और इट्स नॉट गिविंग कर लेंगे, या तुम्हारी रेस बड़ी जा रही है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। हम थोड़ा अडेप्ट कर लें, थोड़ा सा, जब उनको दोस्ती फील होगी, हॉस्टिलिटी फील नहीं होगी, तो वो डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज रिस्पेक्ट अब अर्न होगी। अब स्टेटस डेजिग्नेशन आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, अब रिस्पेक्ट अर्न करनी है तो यू हैव टू शो थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर इंटरेक्शन। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है उसके लिए। ठीक है, दोनों नस्लों के दरमियान काम करते वक्त जो है सबसे आम कौन सी रुकावटें जो हैं वो नजर आ रही हैं आपको? सबसे ज्यादा तो ये है, जैसे आपने बात की कंसिस्टेंस की, कि ये बच्चे जॉब स्विचिंग में बहुत तेज हैं। इवन के दे डोंट इवन शो अप फॉर इंटरव्यूज, वो कैट फिशिंग करते हैं, मतलब इंटरव्यू के लिए अप्लाई जरूर करेंगे जॉब के लिए, बट दे डोंट शो अप फॉर इंटरव्यूज। उसके बाद उनका ये होता है फोकस कि मेरी ग्रोथ फास्टर हो। उनमें एक वो ठहराव नहीं है कि हाँ मैं वेट करूं पेशेंस से, कि ग्रोथ में वक्त लगता है, ग्रोथ में आपको यू हैव टू पुट शॉर्टकट्स नहीं होते, यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट, यू हैव टू शो इट। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपको आए हुए 2 साल हो गए तो आपको ग्रोथ मिल जाएगी, यू हैव टू शो थ्रू वर्क। ऑन द अदर एंड मिलेनियल्स को भी ये कोशिश करनी होगी कि अब उनको उस टेबल पे बिठाएं जिस टेबल पे मिलेनियल्स बैठ के डिस्कशन करें, वहां जेनजी की प्रेजेंस जरूरी है, बिकॉज जो आइडियाज वो लाते हैं, जो क्रिएटिविटी वो लाते हैं, जो फ्रेशनेस वो लाते हैं, दैट वुड डेफिनेटली एड ऑन टू द एक्सपीरियंस, द वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा, इख्तलाफात या गलतफहमियां पैदा होने की सूरत में किस तरीके से जो है वो इन्हें हल किया जा सकता है? क्योंकि हमने देखा है 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 2 डिफरेंट एराज के बच्चे हैं, 2 डिफरेंट विजनरी है, उनके अंदर विजन है मगर 2 डिफरेंट तरीके से है। कैसे हम एक पेज पे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 60% यूथ है। बिल्कुल, और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे है डेलॉइट के साथ, और उसमें वो यही कहते हैं कि ऑलमोस्ट 74% बाय 2034 70% जो हैं वो मिलेनियल्स और जेनजीज ही रह जाएंगे इन वर्क प्लेस, और उनके इंटर्न्स होंगे जेन अल्फा। तो जेनजीज ने भी लीडर्स बनना है इवेंचुअली। सो व्हाट दे नाउ नीड टू लर्न इज कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे साथ भी हो जाना है। सो वी नीड टू अडैप्ट, वी नीड टू बिकम मोर प्रोफेशनल। एंड तो और एक बुक है दैट्स कॉल्ड द जेनजी इफेक्ट, उसके अंदर एग्जैक्टली यही बात हुई हुई है कि ये क्लैश जनरेशंस का नहीं, ये कम्युनिकेशन का है। तो हमें एज मिलेनियल्स अपनी लैंग्वेज, अपने थॉट प्रोसेस और माइंडसेट को अडैप्ट करना है, एंड जेनजीज को भी एक्सेप्ट करना है, सीनियरिटी को रिस्पेक्ट शो करनी है, एंड दे हैव टू अडैप्ट टू द वर्क प्लेस एथिक्स, क्योंकि उनके लिए वर्क एथिक्स थोड़ा सा ना अभी आजकल वो डिसिप्लिन वो बन रहा है, उनको लगता है ये स्कूलिंग की जा रही है उनकी। तो आई थिंक उनको ये समझना होगा कि स्कूलिंग नहीं है, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रूल्स मस्ट बी फॉलोड, और जब आप रूल्स फॉलो करते हैं तब आप उस पॉइंट पे आ सकेंगे जहाँ आप रूल्स बना सकेंगे। अच्छा नम्रा, ये भी बताइएगा कि 2 जनरेशन्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जेनजी के ऊपर बात कर रहे हैं, मिलेनियल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं, मगर शॉर्टकट्स की जिस तरह बात की है, वो शॉर्टकट्स चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है तो फौरन खत्म कर दिया जाए, और विदाउट एनी उसको देखे बगैर या विजुलाइज किए बगैर, क्योंकि दे वांट टू अर्न वेरी फास्ट एज कंपेयर टू मिलेनियल्स, जो कि नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या एडवाइस देंगी? आई थिंक इसका रीजन मोस्ट प्रोबेबली गिग इकोनॉमी है।
जो ये फ्रीलांसर्स आए हैं, मेरे ख्याल है 1 डेकेड हुआ है, और स्पेशली कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा एक वो फाइवर पे काम कर रहे हैं, अपब्रिंग्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीलांसर्स जो है वो घर रिमोटली काम कर रहे हैं, रिमोटली नया कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली और उसकी वजह से वो अपनी जॉब के साथ भी इस तरह की गिग्स कर रहे हैं, तो उनका ये आइडिया है कि आई वांट टू अर्न मोर, आई वांट टू गेन एक्सपीरियंस फास्टर, मतलब यूनिवर्सिटी से निकले नहीं लेकिन 2-2 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है ऑलरेडी, सो दैट्स अ वेरी स्मार्ट अप्रोच। अब उसमें उनको जो करना है वो ये है कि we need to work with the experience of millennials and the experimentation of the Gen Z. ये दोनों collaborate करेंगे तो वही बात है वो जो startup culture में ना make mistakes fast, fail fast and move forward, ये हमें वो वाली approach पे जाना होगा। उससे फायदा ये होगा कि लोग ज्यादा ideas को explore कर पाएंगे और ज्यादा जल्दी गलतियों से सीख के आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सबसे important ये है कि we need to give both the generations the space कि वो इकट्ठे काम करें। साइलोज में नहीं कि नहीं वो तो बच्चे हैं, उनको इंटर्न्स रहने दो, और ये सीनियर्स हैं, यही सिर्फ मीटिंग्स में या टेबल्स पे बैठ के बात कर सकते हैं। जेनजीज जो है वो ऑफिस डेकोरम का कैसे ख्याल रख सकते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि ऑफिस में आपने जब जाना है तो कपड़े क्या पहनने हैं और कैसे आपने बिहेव करना है, क्योंकि ये पूरी एक स्टडी है। एग्जैक्टली ये इसी तरह से कि हम कहें कि बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं या बड़ों की कैसे, आई थिंक उसमें जिम्मेदारी बड़ों पे ज्यादा आती है। लाइक मिलेनियल्स या जैसे आई थिंक लाइक मी, आई एम अ ट्रेनर, तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग्स देना कंपनी में ऑन बोर्ड करते हुए, बिकॉज आई वर्क एज एन HR कंसल्टेंट फॉर मेनी कंपनीज, कंपनी में ऑन बोर्डिंग जो है ना वो प्रोसेस बड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए, जिसमें आप ट्रेन करो बच्चे को कि ये सब कुछ हिस्सा है वर्क प्लेस एथिक्स का, नॉट जस्ट योर बिहेवियर बट योर ड्रेसिंग, द वे यू टॉक टू पीपल, लैंग्वेज, स्लैंग, अब्यूसिव नहीं होना, अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनको वो बहुत आम समझते हैं, उनको वो समझना होगा कि रूल्स क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, और उसके लिए आई थिंक ट्रेनिंग्स ऐसी डेवलप करना, नॉट जस्ट कंटेंट ऑल्सो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुरू में जब मैं ट्रेनिंग्स दे रही थी तो हमारा कंटेंट बड़ा सीधा सीधा होता था, देन आई रियलाइज कि नहीं, ये बच्चे मीम से सीखते हैं। अब जब मेरी ट्रेनिंग के अंदर कोई मीम आ जाती है, कोई फनी चीज आती है, किसी वायरल चीज का जिक्र होता है, तो बच्चे ज्यादा एंगेज होकर सुनते हैं कि अच्छा ये रिलेटेबल हो गया, वी हैव टू बिकम रिलेटेबल, दैट वे दे विल बी ट्रेन्ड बेटर, और उन पे जिम्मेदारी ये है फिर कि अब जो गेन कर लिया है उसके ऊपर ज्यादा बेहतर वो काम करें। अच्छा, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं नम्रा कि जो जेनजीज हैं वो रियल कल्चर के साथ हैं और जो मिलेनियल्स हैं वो रियल कल्चर के साथ हैं, तो इन दोनों चीजों को हम कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ फाइट, और ये जो फाइट है हमने देखी हर जगह हो रही है, हर इदारे में हो रही है, सोसाइटी में हो रही है, सोशल वैल्यूज में हो रही है। एब्सोल्युटली रियल कल्चर का बिल्कुल ये है कि उसने एक तो एक्सपेक्टेशंस बड़ी अनरियलिस्टिक कर दी हैं बच्चों की। अब वही बात है कि मेकिंग फन ऑफ योर सीनियर्स या जस्ट गोइंग कैंडिडली, वो एक बड़ा एक आम सा एक कल्चर बनता जा रहा है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, और ये इनको मैं वही कह रही हूँ कि एहसास तब ज्यादा होगा जब जेन अल्फा इनके अंदर आएगी और उनको इनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो एंड दे हैव टू गेट इवेंचुअली सीरियस बिकॉज वर्क इज डन ओनली थ्रू फोकस, और वो सिर्फ मीम्स और फनी चीज़ों से नहीं हो सकता। बहुत सारी कंपनीज ने ये कल्चर अडेप्ट किया, बट दे आर गेटिंग बैक टू बीइंग सीरियस, दे आर गेटिंग बैक टू बीइंग फोकस्ड। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो जेन जी है और जो मिलेनियल्स के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुद को एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ना देना कि हम क्योंकि ज्यादा जानते हैं तो इसका मतलब है कि वही बात है, जो भी नॉलेज हमारे पास है सब इंप्लीमेंट हो जाएगा। समटाइम्स द थिंग्स दे गेट टू नो फ्रॉम सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स और गेटिंग ट्रेनिंग्स, वो चीज गलत भी हो सकती है। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि रील्स में प्रेजेंट की गई हर चीज इज नॉट एब्सोल्युटली राइट, और रियल लाइफ में हर चीज भी जरूरी नहीं कि वो सही हो, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जरूरी है, मेरा ख्याल है दोनों जनरेशन्स के लिए। अच्छा, जेंजी के अंदर ये चीज देखी जा रही है कि रीडिंग कल्चर नहीं है, राइटिंग कल्चर नहीं है, अटेंशन डिफिसिट है, बिकॉज दे आर नॉट, they cannot focus more than 2 minutes to one thing, because वो इतना ज्यादा जैसे रील्स के अंदर आ रहा है कि ओवरस्टेटमेंट है। अच्छा 2 मिनट ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अच्छा कितना आपने कितना देखा है? ये जो स्क्रॉलिंग डूम स्क्रॉलिंग है, इट्स लाइक 9 सेकंड्स 8 सेकंड्स, आप देखिए कंटेंट 3 सेकंड्स, एक जगह उनका फोकस नहीं है। गोल्ड फिश वाला हो गया अटेंशन स्पैन, 9 सेकंड से भी कम है। तो ये कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बच्चे हैं, जनरेशन है, हम उनको कैसे सिखा सकते हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बिकॉज इसमें हमारी एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होगा।
हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले तो बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि स्किल्स बेस्ड लर्निंग देनी होगी, ताकि उन्हें ये पता लगे कि इसका कोई आउटकम होना है इवेंचुअली। पहली चीज़ ये और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करिए, फेडरल गवर्नमेंट करिए, आई एम कोलैबोरेटिंग विद देम। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपका कंटेंट है दैट हैज़ टू बी रिवाइज्ड, और टीचर्स की ट्रेनिंग ज़रूरी है, ट्रेनर्स की ट्रेनिंग ज़रूरी है कि भाई अब रिलेटेबल बनो। अब बच्चा किताबी बातों में नहीं आता, उसको वीडियोस दिखाओ, उसको प्रैक्टिकल करवाओ, उसको किसी ना किसी, जैसे काफ़ी सारे स्कूल्स अब बच्चों को समर वेकेशंस में होमवर्क नहीं दे रहे लिखने को, एक्टिविटीज दे रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कुछ करो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। एग्जैक्टली, मतलब माय नीस शी इज जस्ट 11, वो वेबसाइट बना के बैठी हुई है। अच्छा, सिंपल कोडिंग से, वर्डप्रेस के ऊपर। दैट मीन्स कि अगर आप स्किल सिखाओ तो 11 साल का बच्चा, अरफा करीम क्यों थी इतनी एडवांस माशाल्लाह, बिकॉज उसके पेरेंट्स बिलीव करते थे कि हम बच्चे को सिखाएं तो वो कुछ भी सीख सकता है। और वो एरा ऐसा है कि उसमें आप उनको जो भी सिखाओ दैट्स क्विक लर्निंग। तो किताबी लैंग्वेज इज लाइक जस्ट प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट, रिलेटेबिलिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी नम्रा नासिर, यूथ ट्रेनर है। आज हमने डिबेट की है जेनजीज वर्सेस मिलेनियल्स, और ये डिबेट है, ये अनएंडिंग डिबेट है, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम जेनजीज को कैसे ट्रेन कर पाएँ और उनके कल्चर को अडेप्टेबिलिटी करना कितना मुश्किल है, और क्या मिलेनियल्स जो हैं वो अडेप्ट कर पाएंगे जेनजीज को, या जेनजीज को मिलेनियल्स को साथ लेके चलना पड़ेगा अगर वो कामयाबी चाहते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, और वो डिस्कशन ये है कि रिश्ता कैसे ढूंढना है। मगर ऑनलाइन रिश्ता एप्स ने जो है आपकी मुश्किलात तो आसान कर दी गई हैं, कर भी दी हैं, मगर उस मुश्किलात के साथ साथ जो है एक और चीज़ जो सामने आई है, ऑनलाइन रिश्तों के फ्रॉड। ऐसी तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम नज़रसानी करेंगे, रोशनी डालेंगे कि लोगों ने रिश्ता किया है और रिश्ता कर दिया, मंगनी कर दी, निकाह कर दिया, लड़का जो है वापस चला गया, लड़के ने पैसों का मुतालबा किया, पैसे भी दे दिए, लड़का भी गायब, रिश्ता भी गायब, मोबाइल भी गायब, और सफ़ाई हस्ती से ही गायब हो गया। तो ये क्या ऑनलाइन रिश्ते जो हैं, क्या ये वाकई अच्छा प्लेटफॉर्म है? इसके बरक्स अगर हम पहले बात करें, पहले रिश्ते कैसे हुआ करते थे? पहले मोहल्ले की खालाएँ, आंटियाँ या मैच मेकर्स जो हैं घरों में आती थी, लड़कियों को देखती थी, उनका बनाव सिंगार देखती थी, उनकी रवायतें देखती थी, उनका कल्चर देखती थी, उनके घरों के तरीके देखती थी, और उसके हिसाब से फिर रिश्ता जो है वो दिखाती थी। मगर क्या अब लोग जो हैं उन आंटियों पे, उन खालाओं पे, उन फुफियों पे एतमाद नहीं करते, या वो चाहते हैं कि झटपट तरीके से जो है मैच मेकिंग हो जाए, और कहते ना कि बराह रास्त लड़का भी देख लें, लड़की भी देख लें, वीडियो कॉल भी हो जाए, मिल भी लें, व्हाट्सएप पे बातें भी हो जाए, और फिर ऑटोमेटिकली रिश्ता भी हो जाए, और अपनी पसंद करने के बाद वो वालिदैन को बताएं जी हमने तो रिश्ता अपना खुद देखा हुआ है। तो हमने बताना है, आप बताएंगे हमें कि ये कल्चर पसंद है या ये कल्चर पसंद है। आज हम तमाम कल्चर्स के ऊपर बात करेंगे कि रिश्ता देखना कितना मुश्किल हो चुका हुआ है, लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, और क्या जो आजकल की खवातीन है या मर्द हज़रात हैं आपस में जो है वो डिमांड्स पूरे कर रहे हैं, और अच्छे रिश्ते की पहचान कैसे हो सकती है, हम अच्छा रिश्ता कैसे ढूंढ सकते हैं, वो आंटियों के जरिए या फिर एप्स के जरिए। तो हमें ज्वाइन किया है रुबीना खावर, जिनको आपने हमारे शोज में भी देखा है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में भी देखा हुआ है, और घूमती घुमाती भी हैं, और रिश्ते भी बहुत अच्छे बताती हैं, मैच मेकर भी हैं, हमारे शो का हिस्सा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रुबीना जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने मुझे बुलाया अपने शो में दोबारा। रुबीना जी आप आती हैं तो कहते हैं ना कि वैसे ही रौनकें आ जाती हैं, आपके पास इतना कुछ होता है बताने के लिए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो रिश्ता एप्स, जो सोशल मीडिया पे रिश्ते हो रहे हैं, वो वाकई जो हैं सही हैं या गलत हैं, और लोगों के साथ बहुत बहुत फ्रॉड भी हो रहे हैं? बिल्कुल सही है। अब आप देखें हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बार दफ़ा तो होता है कि जो सोशल मीडिया पे जो ऐप्स हैं, बहुत रेयर चांस है कि अच्छा रिश्ता भी कोई लग जाता है, मिल जाता है, ठीक है ना। ज़्यादा तौर पे तो फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए कि जो वो आप देखें ना कि आप टेलीफोन पे ही बात कर रहे होते हैं, जो वो आपको बताते हैं वो निकलता नहीं है। जब आप डीपली जब उस रिश्ते में जाते हैं तो वो चीज़ ही निकलती। जिस तरह के बहुत बड़े बड़े बोस्ट करते हैं लड़के या उनके वालिदैन भी, इवन उनके वालिदैन भी झूठ बोलते हैं कि हमारा अपना घर है, हम बड़े अमीर लोग हैं, हम लोगों को अच्छा बेटा जो है वो मल्टी नेशनल कंपनी में है,
और घर भी हमारा अपना है। जब वो मिलते हैं करते हैं तो सब चीज़ें ऑपोजिट होती हैं ऐसे। अच्छा, ये बात तो लोग ये भी कहते हैं, जो खालाएं जो आंटियां रिश्ते कराती हैं या रिश्ता वाली आंटी है वो बताती कुछ और है लेकर कुछ और आती है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मगर वहाँ पर ये है ना कि मैं प्लीज़ आपको ये कहती हूँ कि अगर आप यानी मैरिज ब्यूरो में जाते हैं ना तो आप आप पहले छानबीन उनकी कर लें कि आपके जानने वाले हैं या आपके जानने वालों ने कोई उनको आजमाया हुआ है उस मैरिज ब्यूरो वाले को, तो फिर आप उधर जाएं। आप ऐसे मतलब बगैर किसी वजह के न जाएं। उधर भी फ्रॉड होते हैं, लोग हैं वो फ्रॉड होते हैं उधर भी। एडवांस में ही भारी भरकम रकम मांगते हैं कि हमें एडवांस देंगे तो हम आपके लेवल का रिश्ता दिखाएंगे। ऐसा भी होता है कि आंटियां 1.5-2 लाख रुपए पहले ले लेती है कि हम इस हफ्ते 2 लाएंगे, इस हफ्ते हम 4 रिश्ते लाएंगे, ट्रॉली में आपने ये सारा सामान बना के रखना है। तो ये भी तो कल्चर है ना। नहीं ये तो है, मगर ये जो आपने ज्यादा ही कह दिया, लाख 2-2 लाख, इतने कोई बेवकूफ़ नहीं है माँ बाप भी के जो 2-2 लाख ऐसा नहीं है। मगर ये है कि वाकई भारी भरकम वो मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन या ऐसी चीज़ें मांग लेती हैं। मगर बात यह है कि आप वहाँ आप स्पेंड करें कि जहाँ पर आपको किसी पे यकीन हो, थोड़ा बहुत जानते हो या आपका कोई और जानता हो। जैसा मेरे पास कोई आता है तो वो मतलब मुझे तो माशाल्लाह अपना एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक तो ये है कि मेरा ताल्लुक़ अबू धाबी लंदन से है और मेरी पीआर माशाल्लाह बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके पास रिश्ते बाहर के होते हैं ज़्यादा? बाहर के भी नहीं, यहाँ के भी हैं, बाहर के भी मेरे पास रिश्ते हैं। और वो ये होता है कि बाहर के वो रिश्ते होते हैं जिनके रूट्स यहाँ पर हों बस। अच्छा। ऐसे मैं नहीं रखती कि मतलब लड़का वहाँ पर है, सब फैमिली वहाँ पर है, यहाँ कोई है ही नहीं, ऐसे रिश्ते मैं रजिस्टर ही नहीं मैं करती। इसका मतलब है कि आपके पास जो रिश्ते हैं उनके ऊपर चांस बहुत कम है कि कोई लोग जो है वो भाग जाएं या फ्रॉड करके भाग जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि देखे ना कि मतलब जो रिश्ता कराने वाली है उसकी भी कोई जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। शुरू में तो जिम्मेदारी है ना कि जो आप रिश्ता बताएं आप उसको पहले आप पहले खुद जांच लें उसको अच्छी तरह, आप कि मतलब जो आप बता रही हैं लड़के के बारे में या लड़की के बारे में, तो वो जो है वो प्रोफाइल सही होनी चाहिए। मेरा ये है कि जो मैं बताती हूँ ना, ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती, मुझे 19 साल हो गए हैं करते हुए। जो मैं लड़के के बारे में या लड़की के बारे में बताऊंगी ना, वो 99% जो है ना वही प्रोफाइल होगी। आप 10 लोगों को 10 दिन भेजेंगी उस पते पे और मेरे पास आप बैठेंगे। अच्छा रुबीना जी, हम जब ऐप्स इस्तेमाल करते हैं उसमें तस्वीर भी होती है, उसके ऊपर फिल्टर्स लगे होते हैं, ब्यूटिफाई किया होता है, असल चेहरा नहीं समझ आ रही होती, तो धोखा यहाँ भी होता है। मगर जो फिजिकल जाके देखा जाए तो उसमें धोखा क्या कम होता है? नहीं, उसमें बहुत कम। उसमें कैसे होगा, आप फिजिकल आप जाके देखेंगी। हाँ ये है कि आप वही है ना, जांच पड़ताल आप करेंगी, जल्दबाजी नहीं करनी। और एक और बात, जो लड़के वाले आपको कहे कि नहीं हमें बड़ी जल्दी है, आप 15 दिन में शादी कर दें, ऐसे कर दें, बाद ऐसे भी लड़के वाले होते हैं, तो वो भी धोखा होता है। अच्छा। वो भी धोखा, हाँ जी। आपको इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। आपको जैसे अगर आप रिश्ता फिक्स कर रहे हैं, जा रहे हैं, आपको मतलब लड़के वाले को आपने देखा है, आपने उसका पता किया है, सब कुछ किया है, फिर भी एटलीस्ट आप उनको इतना मार्जिन दें कि हम 5। अच्छा, आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, कोई जो वाकयात हुई हो जिसमें लड़के वालों ने लड़की वालों को धोखा दिया हो, कभी कोई ऐसी चीज आपके सामने आई हो? बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा अब जैसे ये ऐप में आप देख लें तो यहाँ पर ये जो यहाँ रिश्ता करके आते हैं ना बेचारे, जब ये यहाँ से फेलियर होता है इनका तो मेरे पास आते हैं। अच्छा। ऐसे भी आते हैं। अब एक माँ थी तो उसने कहा कि मैंने ना, वो आई थी कुवैत से, तो वो आई तो बेचारी कहने लगी कि यहाँ पर ना मैंने अपने बेटे का रिश्ता करना था, तो मैंने देखा रिश्ता, ऐसी ऐप में देखा रिश्ता, तो मुझे पसंद आ गया। तो मैंने उनसे पहले तो 1 हफ्ता बात करती रही, लड़की की माँ से की, बहन से की, लड़की से की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा आप पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि मैंने वापस कुवैत जाना है, तो हम लोग ना मतलब रिश्ता कर लेते हैं। कहते हैं मेरा बेटा जो था वो कुवैत में ही था, तो उसको फिर मैंने बुलाया, लड़की को भी, सब कुछ तय हो गया। जब रिश्ता हुआ, सब कुछ हुआ, यहाँ पर शादी बड़ी अच्छी तरह हो गई शादी। उसके बाद कहने लगी लड़की, वो माँ कहने लगी कि मैंने तो माना हुआ था कि मेरे बेटे का होगा, तो मैं अपने मियाँ के साथ जाऊँगी उम्रा करने। तो वो शादी से फारिग होकर उम्रा जब करने गई है, तो वहीं पे ही लड़के ने कह दिया कि अम्मी ये तो अच्छी नहीं है लड़की। यानी उसकी माँ के आने से पहले ही तलाक की बातें शुरू हो गई। क्यों, क्या हुआ था? वो ये हुआ, जो कुछ लड़की के बारे में बताया था ना वो सारा ही गलत है। लड़की उतना पढ़ी लिखी भी नहीं थी जो कि माँ ने बताया था भाई पढ़ी हुई लिखी है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि लड़की की जॉब बड़ी अच्छी है, कोई उसकी जॉब नहीं थी। वो होटलों में, अल्लाह माफ़ करे, जहाँ पर भी थी वहाँ होटलों में बर्तन मांजा करती थी, इस तरह की उसकी जॉब थी। और फिर उसकी कैटेगरी कैसी होगी, लड़का जो था ये अच्छा भला पढ़ा लिखा था, सुलझा हुआ था, इंजीनियर था,
और फिर उसके बाद लड़की तो पहले दिन ही लड़की इसको कहने लगी कि मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ, मेरे माँ बाप ने तो ज़बरदस्ती मेरी आपके साथ कर दी है, तो ये बेहतर ही है कि आप ना, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। उसने ऐसी उसको कहा कि वो बेचारे लड़का लड़की, माँ बाप ने उनको चांस दिया था कि चलो यहाँ पाकिस्तान में अकेले लड़का लड़की रहें, उनका अपना घर था माँ बाप का, तो चलो हम मतलब इनको स्पेस दें ना कि अपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, तो हम उम्रा करके तो वापस हम आ जाएंगे, फिर हम इनको लेके तो चले जाएंगे। तो इतने में उनका ख़त्म हो गया, माँ अभी उम्रा करके वापस नहीं आई, तो वो उनकी लड़की कहने कि तलाक दो तलाक दो तलाक। चलो बीना जी, हम बात तो करें ऐप्स के ऊपर, जो कल्चर है जो कि अब एकदम से इनकॉर्पोरेट हुआ है, लोग ऐप्स के जरिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, फेसबुक पे भी आ रहा होता है बार बार, लड़का की हाइट इतनी है, उम्र इतनी है, काम इतना करता है, कमाता इतना है, आसान हो गया हुआ है। लेकिन लोग आज भी जो है वो जहेज मांगते हैं और बाय डिमांड मांगते हैं लड़की से कि भाई ये हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ, अब अगर ये चीजें ले आओ। क्या ऐसा होता है अब? देखें, मेरे पास तो, मैं कह रही हूँ मेरे जानने वाले लोग होते हैं, मेरे पास तो मैं रजिस्टर ही उन माँ बाप को करती हूँ कि जो लिखने को तैयार होते हैं कि भाई हम लोगों को कोई जहेज नाम की चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शरीफ लोग चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। मेरे पास तो ऐसा, आप ऐसे लोगों को मैं ऐसे लोगों को रजिस्टर करती हूँ, बाकी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अगर मेरी अपनी कोई पुराने भी जानने वाले हों और लड़के में कोई पोटेंशियल ना हो, देखने में भी कोई पोटेंशियल ना हो, तो मैं उसको भी रजिस्टर नहीं करती, मैं तल्लुकात को भी नहीं देखती। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के रिश्ते कराती हैं, आप ट्रैवल भी करती हैं, अभी आप कतर से भी होकर आई हैं, तो वहां लड़कियों में क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारी बच्चियों के रिश्ते नहीं होते। बिल्कुल, वो बस मैं क्या कहूँ, कहना नहीं चाहिए मुझे। पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके ये चैनल की वजह से मुझे वहाँ पर भी रिकग्नाइज किया जाता है। वहाँ पर भी मॉल्स में जाती थी तो मुझे लोग घेर लेते थे कि आपको हमने देखा है, ये वो बड़ी अच्छी तरह मिलते थे। तो हमारी लड़की का रिश्ता आप बताएं। अब लड़कियाँ कतर में इतनी मोटी लड़कियाँ हैं, उम्र क्या है 23 साल 24 साल, इतनी ऊंची लंबी, यानी माएँ पतली और लड़कियाँ बहुत मोटी, तो बंदा क्या कहे। तो वो फिर इसलिए तो रिश्ते मुश्किल हैं। कतर में वो करना नहीं चाहते, पाकिस्तान से करना चाहते हैं, पाकिस्तान से करते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग बड़े वेल सेटल्ड हैं, यानी लड़की के माँ बाप, तो हमें लड़का भी अच्छा चाहिए, वेल सेटल चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, हर तरह से अच्छा चाहिए। तो फिर इतनी मोटी लड़कियां है ना, तो बस पता नहीं, बस वहाँ पर ये चीज़ सिर्फ है ओवरसीज में। और यूके के अंदर क्या इश्यूज हैं? यूके के अंदर तो उनकी डिमांड भी बहुत है लड़कियों की, लड़कियां जो है बस यूके की लड़कियां जो है ना। अच्छा रुबीना जी, हमने ये भी सुना है कि लड़कियां कहती हैं कि घर दामाद हमें चाहिए, जो लड़कियां यूके में, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहती। बिल्कुल, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहती, तो वो यही कहती हैं, और वो कहती हैं कि जो लड़का आए वो हमारी मर्जी से चले, और घर दामाद कभी बनना नहीं चाहिए, आपको पता है, कभी नहीं बनना चाहिए। एक मेरी ऐसी कोई जानने वाली है, तो उनका यानी मेरी सहेली है, तो उसका जो भाई है वो घर दामाद ऐसी ना अच्छा भला था, तो उन्होंने कहा नहीं भाई घर दामाद हमने रखना है। तो उधर जब डॉक्टर था हाला वो, तो वो इतना फेडअप हो गया कुछ अरसे में कि उसका जो था ना फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी साथ रहते थे। फादर इन लॉ ने ये मतलब बात कर दी कि वो जो भी कहीं पर भी जाए, कोई भी उसका मसला हो, पहले वो मेरे से डिस्कस करे। हर बात जो है ना मेरी नॉलेज में होनी चाहिए, जो मेरे दामाद ने प्लानिंग अपनी फ्यूचर या कुछ करनी है। तो ये चीज़ तो फिर बहुत बुरी हो जाती है ना। अब वो भी चिढ़ गया, वो कहने लगा कि ये क्या है मेरे लिए, कि यानी मैं अपनी प्राइवेसी है ही नहीं कोई मेरी ज़िंदगी में। अगर वो कोई काम कर लेता था अपनी मर्जी से, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया या कोई चीज़ खरीद ली, ऐसे कोई प्लॉट खरीद लिया, तो वो उसका ससुर उसकी बेइज्जती करता, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो वो इसका क्या होता है कॉन्सिक्वेंसेस, इसका फिर वो तलाक़ें ही होती हैं। तो घर दामाद तो प्लीज़ चाहे बाहर हो चाहे यहाँ, घर दामाद नहीं बनना चाहिए। रुबीना खावर जी अब हमारे साथ हैं, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को रिश्तों के कितने मसाइल हैं और ऑनलाइन रिश्ता ऐप्स के जरिए कितने फ्रॉड हो रहे हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे ऑनलाइन रिश्तों वर्सेस जो हमारा रिश्ता कल्चर था ट्रेडिशनल, तो हम उस पर बात कर रहे थे। और हम चाहते हैं कि हमारे व्यूज़ जो हैं हमें लाइव कॉल्स करें, और स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, लाइव कॉल्स करके अपने मिसाइल जो हैं डिस्कस कर सकते हैं। और कोई रिश्ते का अगर मसला है तो वो भी डिस्कस कर सकता है। तो हमारा नंबर चल रहा है, प्लीज़ हमें कॉल करें। तो जी रुबीना, हम बात कर रहे थे रिश्तों के हवाले से, तो रिश्ते जो हैं आजकल कैसे आ रहे हैं,
और ख़ासतौर पे आपने बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बच्चियां जो हैं बहुत हेल्दी हैं, जिनको वज़न कम करना चाहिए। तो वैसे ही क्या रेशो है लड़कियां वर्सेस लड़के? क्योंकि हमें लगता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं जिनके रिश्तों के मसाइल हैं। एग्जैक्टली, लड़कियां बहुत ज़्यादा जिनके रिश्ते मसाइल ज़्यादा, तो जो हिंड्रेंस आती है ना वो उनकी फिजिक पे आती है। अगर लड़की पतली दुबली हो, पढ़ी लिखी हो, तो फिर तो माशाल्लाह इजीली रिश्ता हो जाता है। और अगर लड़की बहुत मोटी हो, अच्छा मेरे पास ना माएँ लेके आती हैं लड़कियों को, मैं तो अब टेलीफोन पे ही पूछ लेती हूँ कि बुरा ना मनाइएगा, बताएं कि लड़की जो है मोटी तो नहीं है? हाँ कहते हैं थोड़ी सी मोटी, मगर अगर आप समझाएंगे। मैंने कहा पतला करके लाए, नहीं आप समझाएंगे। तो कई लड़कियां ऐसी हैं माशाल्लाह से कि मेरे पास आती है, मैं उनको काउंसलिंग करती हूँ, मैं उनको रिश्ते बताती हूँ कि बेटे देखो तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तो ये देखो डॉक्टर का है, इंजीनियर का रिश्ता है, दिखाती हूँ। तुम्हारा दिल चाहता है तुम्हारा इनके साथ हो? जी आंटी मेरा दिल चाहता है। मैंने कहा बेटे फिर आप पतली हो जाए, आप इतनी गुड लुकिंग है, वाकई गुड लुकिंग होती। अब यकीन कीजिए कि वो घर जाके तो मुझे बाकायदा मुझे मतलब टेलीफोन करेंगी, आंटी हमने कम किए आंटी, और 3 महीने बाद आएंगी तो उनका इतना लूज वजन हुआ होता है। और 2-3 लड़कियां ऐसी थी कि जिनकी माशाल्लाह फिर मैंने करवाई और उनकी अभी इतना खुश हैं वो। अच्छा, कहने कोई हाथ नहीं, सक्सेसफुल रिश्ते हुए हैं, बहुत सक्सेसफुल रिश्ते माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं, हम इसलिए अपने व्यूअर्स को भी बार बार कह रहे हैं कि हमें लाइव कॉल करें ताकि आप अपने मसाइल बता सकें। और रुबीना जी आज हमारे हाथ लग गई हैं तो आपके मसाइल हल करने में जो हैं वो मदद कर सकती हैं। तो हमने बताया कि बहुत से मसाइल होते हैं, फ्रॉड के केसेस होते हैं, या रिश्ते अच्छे नहीं निकलते हैं, या लड़की की पहली शादी कहीं होती है नहीं बताया जाता, या लड़के की पहली शादी कहीं हुई होती है नहीं बताया जाता, और एकदम से ये चीज़ें बाद में पता लगती हैं। और इवन के लड़का सौतेला होता है या माँ जो है वो सगी नहीं होती, बहुत से ऐसे मसाइल छुपा लिए जाते हैं। क्यों? नहीं तो ये गलत करते हैं ना कि छुपा लिए जाते हैं, तो कहते हकीकतें तो छुपी नहीं ना रहती। अब आपने लड़की की कितनी बड़ी बात की कि लड़की की शादी हुई हो और लड़की का ना बताएं, ये तो गलत बात है ना। ये तो माँ बाप बहुत ज़्यादा दुश्मनी करेंगे ना, क्योंकि अगर लड़की की शादी हुई हो और आप ना बताएंगे लड़की की शादी हुई, तो वो तो दूसरे तीसरे दिन लड़की को तो घर भेज देंगे, ठीक है ना। जी जी। अब जिस तरह अब लड़के हैं तो लड़कों का तो फिर भी चल जाता है, अव्वल तो लड़कों का भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो लड़कों का तो मतलब ये है कि एक ऐसा लड़का था बेचारा कि ना जिसकी पहले शादी हुई हुई थी और 3-4 महीने हुए ख़त्म हुई। मेरे पास तो जो माँ बाप आते हैं बिल्कुल सच बताते हैं, ऐसे वो झूठ नहीं कहते, और मेरे जानने वाले भी होते हैं। मगर अगर जिस तरह लड़के की ना बताई जाए और उसके बाद जब लड़की को पता चले या लड़की के माँ बाप को पता चले, अब ये लड़की की अक्लमंदी है, अगर अपना घर बसाना चाहती है तो वो ये बात लड़के की अगर उसको पता भी चले ना तो वो माँ बाप को ना बताए। अगर वो खुश है अपने घर, तो अगर उसको बाद में पता चला है कि लड़के की पहले भी शादी हुई थी, 3 महीने 4 महीने साल रहा, बच्चा कोई नहीं, तो लड़की ना बताए, कॉम्प्रोमाइज कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले, ये अच्छी बात है। और अगर वो ये बात ओपन करेगी तो फिर आपको पता है फिर कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि एक लफ्ज बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहा है, 0 मीटर लड़का चाहिए। 0 मीटर लड़का क्या होता है? 0 मीटर लड़का तो होता ही नहीं है। लड़के तो आपको पता है पंजाबी की मिसाल है, नाते धोते घोड़े गन, उनका नहीं, ये नहीं, ये 0 मीटर लड़का नहीं, मीटर लड़का मिल सकता है। शॉर्ट मीटर। अच्छा रुबीना जी एक कॉल है हमारे साथ जी, हम पूछते कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हिना जी आपके? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? मैं ज़ारा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी ज़ारा, क्या पूछना जा रही हैं? रुबीना खावर साहिबा हमारे साथ है। जी एक्चुअली मेरा बहुत छोटा सा मसला है। जी जी बताएं। कुछ टाइम पहले एक रिश्ता आंटी ने ना मेरा रिश्ता कराया था, सजेस्ट किया था, ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली वो रिश्ता बिल्कुल मिसमैच निकला। अच्छा। और तब से मैं बहुत परेशान हूँ, ना हमारी सोच मिलती है ना लाइफस्टाइल। ठीक है, तो आपकी निकाह हुआ है, मंगनी हुई है कि बात पक्की हुई है? हमारा निकाह हो गया है, अभी हम मेरी 1-2 दिन बाद रुखसत थी और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ इस वक्त। रुबीना जी आपने पूरा मसला सुन लिया। ये है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है ना, तो अब आप क्या कर सकती हैं? अब तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मगर बात ये है कि पहले जो तरीका है वो ये है कि आपके माँ बाप जांच पड़ताल करते बेटे, ठीक है ना। और जहाँ पर आप गई थी जिस औरत के पास, आप प्लीज़ अगर आप मैरिज ब्यूरो जाती हैं या आप जाते हैं किसी मतलब किसी खातून के पास जाती हैं जो रिश्ता कराने वाली होती है, पहले मेक श्योर कि आप उसको जानती हो या आपको उसके बारे में कुछ मालूमात
हो आपको पहले से। अच्छा, लेकिन अभी तो टाइम नहीं ज्यादा गुजरा, महीना रह गया, तो मना नहीं कर सकती? नहीं तो वो तो फिर ये हो गया ना कि तो तलाक पे फिर बात चले जाएगी। हाँ। और तलाक पे बात जाती है ना, तो देखिए मेरे पास भी ऐसी लड़कियां हैं जिनको घर बैठे बैठे तलाक हो जाती है। तो फिर जो लड़के वाले हैं ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बेशक अगर लड़का भी तलाक याफ्ता हो तो मगर ना माएँ जो है ना, लड़के तो बेचारा कुछ नहीं कहता, माएँ सारा कुछ कहती। माएँ कहती कि ना नहीं हमने तलाक वाला तो लेना ही नहीं, आगे हमारे बेटे को तलाक हुई है, अब ये लड़की भी घर बैठे बैठे तलाक हो गई, तो ये क्या वजह है। तो अगर उसको बताई भी जाएगी ना वजह, तो वो नहीं मानती, वो मतलब मोस्टली नहीं मानती। वो कहती है नहीं जी, लड़की का भी कोई कसूर होगा जिसकी वजह से बेहतर है कि बंदा पहले ही फैसला कर ले। वो तो ठीक है, वो तो ठीक, बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसको। मतलब तलाक लेने के बाद, तलाक लेने के बाद आगे रिश्तों में हो सकती है, मगर ये है कि रिश्ता मिल भी सकता है, मगर जैसे इनकी डिजायर होगी ना उसके मुताबिक उसकी वो पूरा डिजायर। तलाक याफ्ता लड़की को, घर बैठे तलाक याफ्ता लड़की को अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। नहीं, बस किस्मत होती है। अच्छा, किस्मत होती है, वरना हमारे माशरे में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एक्सेप्ट माँ नहीं एक्सेप्ट करती। वो कहती नहीं घर बैठे हुए तलाक हुई है तो लड़की में जरूर कोई खामी। हालांकि बता के थक जाओ कि भाई नहीं भाई ऐसा हुआ है, वो लोग मिस में मतलब लड़के वालों का कसूर है, वो आगे से कहते हैं नहीं, आगे से कहते हैं नहीं लड़के वाले जो हैं वो तो, हमारा माशरा ही ऐसा, सब झूठ बोलते हैं। लड़के वाले होंगे वो कहेंगे लड़की अच्छी नहीं है, लड़की वाले होंगे वो कहेंगे लड़के अच्छे। बेटे आपको नहीं मैं कह रही, अच्छा तो मोस्टली ऐसे है। तो फिर किस पे यकीन करें, फिर इनको मसला हो जाता है, ये मसला हो जाता है। अब बहुत तो इससे बेहतर है कि आप शादी कर लें। बस अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकती है इन सब। मुझको तो ये नहीं समझ आई कि इसके माँ बाप मतलब इतनी जल्दी क्यों किया। पहले जांच पड़ताल आप करते हैं, सारा कुछ आप करते हैं, आपको पता चले ना मिसमैच। ऐसा तो नहीं है ना किसी ने बताया तो आपने यकीन कर लिया। बिल्कुल, ज़ारा आपको सुन रही होगी, अब उसको फैसला करना है जो भी आप दोनों तो बस आपको फैसला, अगर तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं बेटे। अगर जिस तरह 10 पॉइंट्स होते हैं उस अगर 5, अब आपके लिए ये अगर 5 पॉइंट्स भी अगर उसमें बेहतर हैं जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, तो फिर तो आप ना ऐसे करें, क्योंकि आपको पता है कि सारे ख़ानदान में भी ये बात चले जाती है। मंगनियाँ होती हैं तो चलो वो टूट जाएं तो आप इसे छुपा भी सकते हैं, अब निकाह तो नहीं ना छुपा सकते, फिर आपके सारे ख़ानदान वाले भी हैं, सब हैं। अच्छा, जो फैमिलीज निकाह करने में जल्दी करती हैं, क्यों करती हैं? बिल्कुल यही मैं कहने लगी हूँ कि जो लड़के वाले ख़ास तौर पे करते हैं ना कि भाई नहीं 4 दिन में कर दे, 15 दिन में कर दे, लड़के ने बाहर जाना है, आप जल्दी बात करें, वो बिल्कुल आप कॉम्प्रोमाइज़, आप कहें नहीं, आप जब तक उनको जाने ना अच्छी तरह, अगर जिससे आपको रिश्ता पसंद भी आ गया है, सब कुछ सही निकल आया है, सब कुछ सही निकल आया है, फिर भी आप ना करें। अब मैं अपने बड़े बेटे की बात करती हूँ। मेरा बड़ा बेटा जो है माशाल्लाह 7 साल हो गए हैं उसकी शादी को। तो वो लोग कतर के लोग थे, कतर की फैमिली थी, पाकिस्तानी थी। वो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आके तो वो जो लड़की की माँ थी, हालांकि बहुत ही अच्छी, इतनी अच्छी है वो कि मुझे अपनी बहनों से ज़्यादा प्यारी है। अब तो वो जब आई तो वो कहने कि मैंने उसको कहा कि भाई मेरा बेटा देख लें, हमें देख लें आप। अब वो आई, कहती है नहीं मैं ऐसी हाँ नहीं करूँगी, हम तो सारी उम्र कतर रहे हैं, मैं तो अब आई हूँ पाकिस्तान अपनी बेटी की शादी करने, जब तक मैं आप लोगों को परखूँगी नहीं, देखूँगी नहीं। 1.5 साल तक हमारी बात चलती रही। वो मेरे घर आती थी और मैं उसके घर जाती थी, हम बहुत मिलते थे एक दूसरे को। तो फिर जाके जब उनको तसल्ली हुई हमारी, फिर जाके उन्होंने हाँ की, वो हाँ ही नहीं करती। अच्छा रुबीना जी, जैसे लड़का बताता है जी मैं ACC स्पेशलिस्ट हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो आप कैसे परख सकती हैं वो सच बोल रहा है? बिल्कुल, वो ये है कि हमारा ये जी मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कमाल है। वो ये है कि हमें हर महीने हमारी होती है मीटिंग, जब होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पर हम लोगों को बाकायदा हमारी ट्रेनिंग होती है कि भाई आपने कैसे लोगों से बोलना है। अब ये है कि अगर कोई पायलट आ गया ना लड़का, तो मुझे वो ऑफिस वाले सवाल देते हैं जिसके अंदर एक पायलट का भी सवाल होता है और आंसर भी मेरे पास होता है, बस मैंने मेमोराइज किया होता है। अच्छा। तो लड़के को पहले मैं बात करूंगी, बात करके ही मुझे पता चल जाता है कि लड़का पायलट है कि नहीं है, क्या है। आप ऐसे अल्फाज बोलते हैं? ऐसे बस नहीं, आप हाँ इंग्लिश में भी पहले उनसे बोलना शुरू करें ना। हाँ। तो आप देखें, अगर वो लाइक होगा तो इंग्लिश में जवाब देगा, अगर नहीं लाइक होगा तो वो इंग्लिश ही नहीं बोलेगा, उर्दू में आपको जवाब देगा। फिर मैं उसको रजिस्टर इन करती, रजिस्ट्रेशन से पहले मैं ये देखती हूँ। रुबीना खावर साहिबा, एक कॉल आपके लिए और आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मिस कैसी हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं हसन बात कर रहा हूँ, हसन बात कर रहा हूँ लाहौर से। ठीक है, हसन लाहौर से बात कर रहे हैं जी। हसन बताएं। हेलो जी जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अच्छा मिस, मेरा प्रोफेशनल है आईटी का, आईटी प्रोफेशनल का। ठीक है। तो मैं अपने लिए रिश्ता जो है वो तलाश करवाना चाह रहा हूँ मैडम से कि क्या पॉसिबल है कि बाहर अदर कंट्री में रिश्ता हो सके। ठीक है,
हसन है लाहौर से कह रहे हैं कि मैं रिश्ता ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं बाहर की कोई लड़की से रिश्ता करना चाह रहा हूँ, पॉसिबल है? वो जी जी क्यों नहीं पॉसिबल। आप ऐसे करिएगा कि आप ना ये टीवी स्टेशन पे ना अपना आप इस चैनल पे ना अपना नंबर दे दीजिए, वो फिर मुझे दे देंगे तो फिर मैं आपसे बात कर लूँगी। है मेरे पास बाहर का भी, और आईटी का तो बहुत ही आपको पता है कि आजकल आईटी का ही ज़माना है, डिमांड है और बहुत अच्छे, ये तो कतर की साइड पे भी बहुत अच्छे इसको मिल जाएगा, नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी, रिश्ता भी मिल जाएगा। बहुत लेकिन आपने तो कहा कि नहीं कतर का ना हो, यहाँ का, यहाँ की भी तो रिश्ता अच्छा मिल सकता है ना। यहाँ पर भी तो ऐसी लड़कियां जो अमेरिका से आई हैं, यहाँ कनाडा से आई हैं, उनके माँ बाप आए हैं तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ का रिश्ता चाहिए, हम ले जाएंगे लड़की को बाहर, ऐसा भी है। और बात ये है कि 85% मेरे अपने जानने वाले रिश्ते होते हैं। अच्छा ठीक है, ये बात है। रुबीना खावर जी, हमें बहुत कॉल्स भी आ रही हैं, ज़रा आप बैठी हुई हैं स्क्रीन पर तो ऑटोमेटिकली लोग अपने मसाइल डिस्कस करना चाहते हैं, मगर टाइम की कमी की वजह से हम सब कॉल्स नहीं ले सकते। मगर वाकई आपके साथ बहुत हम इंजॉय किया हमने और बहुत मज़ा आया, बहुत आपने रियलिस्टिक बातें की हैं जो कि हर फैमिली में एग्जिस्ट करती हैं। तो व्यूअर्स, रिश्तों के ऊपर आपने नज़रसानी ज़रूर करनी है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं करना जिनके बारे में आपके पास मालूमात ना हो। ख़ास तौर पर ऑनलाइन करते वक्त 3-4 बार ज़रूर परख लेना है, सोच लेना है, मिल लेना है किसी भी चीज़ के ऊपर रिश्ता करने से पहले। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसमें बहुत से नौजवानों की ज़िंदगियां निगल रही हैं और ऐसी हकीकत है माशरे की जिसकी तलाफ़ी करना बहुत ज़रूरी है। यूरोप जाने का ख्वाब, बदकिस्मती से ये ख्वाब लेके तो बहुत से लोग जाना चाहते हैं और जाते भी हैं, मगर जो डंकी के ख़तरनाक रास्ते हैं वहाँ ज़िंदगियाँ उनकी निकल जाती हैं। बहुत से लोग जा ही नहीं पाते और क्या होता है ख़ानदान की बर्बादी, क्या होता है ख्वाबों की बर्बादी, और किस्मत के सिर्फ धनी लोग जो हैं, कुछ ही लोग जो हैं वो इस रास्ते से ही पहुँच चुके हैं। मगर हमने सोचा कि आज हम इस तमाम मसले के ऊपर बात करें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, इलीगल तरीके से जाना जो है वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, और जो लोग जाना भी चाहते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, वो कैसे जो है सही रास्ता चुन के जो है अपनी मंजिलों को अबूर कर सकते हैं, अपने ख्वाबों की ताबीर कर सकते हैं, या बाहर जाने का जिनको शौक़ है उस शौक़ को, इस डिज़ायर को जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो अली शेरविर जो है पाकिस्तानी निजात है, गुज़श्ता 15 साल से जो यूनान में मुकीम है और 30 से ज़्यादा ममालिक घूम चुके हैं और आज यूनान में एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं और इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर अपना चैनल भी चला रहे हैं। आज हमारे शो का हिस्सा भी है, हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक सर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि डंकी के ज़रिए जो है यूरोप जाने का जो ख्वाब है, जो लोग देखते हैं वो ये समझते हैं कि बहुत आसान है, हम 15-20 दिनों या महीने में हम लोग यूरोप चले जाएंगे और साल के अंदर अंदर हम अपनी जो हालात है बदल लेंगे। क्या ऐसा है? नहीं, ये रियलिटी नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल का थैंक यू कि आपने इस अहम टॉपिक के ऊपर मुझे मौका दिया बात करने का। आपके सामने है कि एक साल में कितनी दफ़ा कश्तियाँ डूबती हैं, हज़ारों पाकिस्तानी जाने जो हैं वो समंदर की नज़र होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को अब अवेयरनेस तो है, लेकिन ये जो एक लालच है उसको जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि लोग 2-4 जो कामयाब होते हैं उनको देख के बाकी लोगों के अंदर एक इनकरेजमेंट पैदा होती है, तो रियलिटी इससे टोटल डिफरेंट है। अब तो गैर कानूनी जाना जो है ना वो नामुमकिन है। अच्छा। आज से 15 साल या 20 साल पहले हालात और थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है अब डंकी लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब लोग यूनान डंकी वाया डंकी जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बॉर्डर पे जो है समंदर के अंदर भी उन्होंने एक दीवार कायम की है कि जैसे आप उसको अबूर करते हैं आप रेडार में आ जाते हैं, तो आप अबूर ही नहीं कर सकते। इसी तरह बाकी जितने भी ममालिक हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो है वो उसको सख्त किया। स्पेन में भी बहुत सी कश्तियां हमने देखा है डूबी हैं, लोग जा रहे थे वाया यूरोप के जरिए, पाकिस्तानियों की खास तौर पे, तो बहुत से वाकयात भी ऐसे हुए हैं। जी, यहाँ से ज्यादातर जो पाकिस्तानी जो एजेंट माफिया लोगों को ख्वाब दिखाता है वो ये है कि जी आप 15 दिन में या 20 दिन में यूरोप पहुंच जाएंगे तो आप आधी पेमेंट कर दें। अब लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं वो इस चक्कर में कि हमने 1 महीने में स्पेन पहुंच जाना है, वो यहाँ से उन्हें फ्लाई करवाते हैं लीबिया या मोरक्को, और वहां जब आप चले जाते हैं आप हाफ पेमेंट भी दे देते हैं और वहां जाके आप पाकिस्तानी एजेंट जो है वो बेबस है। वहां आप दूसरे एजेंट जो कि लोकल एजेंट हैं, मोरक्किश के हैं या लीबिया के हैं, उनके रहम करम पे हैं कि उन्होंने आपको कब निकालना है और किस तरीके से निकालना है। अब 3-4 तरीके मैं मेंशन कर देता हूं। एक तो लोग फ्लाई करते हैं ना, और वो बहुत रिस्की है।
उसमें 1 करोड़ रुपया आपको देना पड़ता है और आप किसी के पासपोर्ट पे फ्लाई करते हैं, उसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं। उसके बाद है जो ये माल बरादर गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर इनको लोड किया जाता है। और तीसरा जो सबसे लास्ट जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है वो है कश्तियाँ, खस्ताहाल कश्तियाँ होती हैं जिनके ऊपर ज़्यादा लोगों को लोड किया जाता है और कोई उनके पास वॉकी टॉकी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि आपने किस साइड पे जाना है। तो इसी तरह लोग समंदर की नज़र हो जाते हैं कि उनके पास प्रॉपर ना तो रोड मैप होता है और ना ही कोई गाइडलाइन होती है। और जब ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग जब वहाँ जाते हैं जो उन्होंने सुना होता है, रियलिटी उसका टोटल डिफरेंट होती है। आप वहाँ जाते हैं, आप एक तो पाकिस्तान का इमेज उससे मुतासर होता है, सेकंड ये है कि आपको ट्रीट किया जाता है, अपनी ही हमारी कम्युनिटी आपको गलत ट्रीट करती है, आपसे काम करवाएगी, आपको मुआवजा टाइम पे नहीं देगी। उनको पता होगा कि आप इलीगल है और आपका कदम कदम पे इस्तेहसाल होता है और ना आप पुलिस के पास जाते। जी 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 जी। अच्छा अली शेरवीर, आपकी भी तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने कैसे जो है आई थिंक डंकी लगाई थी आपने? नहीं सर, मैं वीजे पे गया था। अच्छा, आप स्टूडेंट वीजे पे गए थे, ठीक है। तो आपने कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश किया या क्या राइट पाथ आपने चूज किया? ग्रीस में सेट होना बहुत मुश्किल है। ग्रीस वन ऑफ द यूरोप में से एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए या खुद को लीगलाइज करने के लिए। अगर तो आप प्रॉपर वे से जाते हैं तो विद इन 5 इयर्स आपको वहाँ की TRC मिल जाती है और 10 साल बाद पासपोर्ट मिल जाता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। और वहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी बिज़नेस कर रहा हूँ अपना, होटल में है, ट्रांसपोर्ट का मेरा बिज़नेस है और साथ में यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ जिसका सिर्फ पर्पज़ ये है कि पाकिस्तानियों को अवेयरनेस देनी कि आप लीगल वे को चूज़ करें। यहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हम इलीगल आते हैं और इलीगल बंदे के लिए ना तो उस माशरे में कुछ स्पेस है और ना ही आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 10 से 15 साल आपको सर्व करने पड़ते हैं और वो भी एक कैद की तरह। अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और अब तो कवानीन इतने सख्त कर दिए गए हैं कि आपको 5 से 10 हज़ार यूरो जुर्माना पे करना पड़ता है, 2 साल आप जेल काटेंगे और फिर आप पाकिस्तान आएंगे और यहाँ आके आपको FIA पकड़ेगी और आपका यहाँ पे भी जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल होगा। अच्छा अली शेरवीर, ये बताएगा कि आपका जो सफ़र था, आप वहाँ गए, आपने कौन कौन सी काम किए वहाँ, बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश किया और क्या आपके पास इलीगल पाकिस्तानी काम कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पे जी अब बहुत कम इलीगल पाकिस्तानी है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है कि उन्होंने बहुत सख्तियाँ की हैं। जो पाकिस्तानी आज से 10 साल पहले थे वो माइग्रेट करके आगे चले गए हैं। अब स्पेन और पुर्तगाल में लोग चले गए हैं, वहाँ पे डिपोर्ट कम करते हैं और आप 2 साल में आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। सो मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ जो एक फूड कंपनी से किया था जिसका नाम डेल्टा है, ग्रीस में बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे आइसक्रीम बनती है। एज ए वर्कर मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ट्रांसपोर्ट का काम किया, ऊबर पे मेरी गाड़ियाँ हैं और साथ में एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, जब यूरोप में पहली बार कदम रखा तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या पेश आई? लैंग्वेज बैरियर। जब आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो यूरोप में भी, जर्मनी में भी और ममालिक, स्पेन में स्पेशली बहुत कम है लोग इंग्लिश को जानते हैं। अभी न्यू जनरेशन थोड़ी सी आपसे कम्युनिकेट कर लेगी तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे कल्चर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और तीसरी बात यह है कि अगर आप किसी रेफरेंस के साथ नहीं जाते तो आपको खुद को स्टैंड करने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार होता है। ठीक है, आपने 30 से ज़्यादा ममालिक का सफ़र किया है, तो आपके लिए तजर्बा ये कैसा रहा? तजर्बा बहुत खूबसूरत, बहुत कुछ मैंने सीखा है और मेरा विज़िट करने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि तमाम यूरोप के ममालिक में पाकिस्तानी लोग कैसे सर्वाइव करते हैं और किन शोबाजात से मुंसलिक हैं और किस मुल्क में कैसी ज़िंदगी है, ताकि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको पता हो कि अगर मैं जर्मनी जा रहा हूँ, फ्रांस जा रहा हूँ, स्पेन जा रहा हूँ तो वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, वर्कर लाइफ कैसी है और अगर मैंने एज ए स्टूडेंट जाना तो स्टूडेंट लाइफ कैसी है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, यूरोप में दाखिल होने के जो कानूनी तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? आप लीगली कैसे आप दाखिल हो सकते हैं? 4 वेज हैं जी। एक तो स्टूडेंट पर्पस से आप जा सकते हैं, दूसरा आप जा सकते हैं एज ए इन्वेस्टर, तीसरा आप जा सकते हैं फैमिली वीज़े पे, 3 हो गए, और चौथा ये है कि आप जा सकते हैं एज ए टूरिस्ट। ये 4 वेज हैं। तो ज़्यादातर एज ए टूरिस्ट जाके आप कैसे रह सकते हैं वहाँ?
मेरा ख्याल है कि स्पेन अब ऐसा मुल्क है जहां पे आप एज ए टूरिस्ट जाके वहां पे आप अप्लाई करें कि मैं यहाँ Asylum रहना apply चाहता हूँ। असाइलम नहीं, असाइलम तो पाकिस्तानियों को कोई यूरोप का मुल्क नहीं देता, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा। सेफ मुल्कों में कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे अब अमन है। तो स्पेन में आप खुद को लीगलाइज करने के लिए अगर वहां चले जाते हैं तो आप एप्लीकेशन देते हैं, अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं कि जी मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, तो आफ्टर 2 इयर्स वो आपको TRC दे देते हैं और आप रुक सकते हो इस बेस रुक पर। सकते हैं जी। स्पेन अभी इस वक्त यूरोप में सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहां पे आप जाके किसी भी तरीके से वहां रह सकते हैं, वो आपको डिपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। और अगर आप कोई बिजनेस खरीदते हैं वहां तो वीजा प्रोसेस कितने दिन में हो सकता है उनका? वो तो बहुत ईजी है जी। अगर आप 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको गोल्डन वीजा मिलेगा 10 साल का, जिसके ऊपर आप पूरी फैमिली को लेके जा सकते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट वीजा, अगर स्टूडेंट जा रहा है तो डिग्री के बाद वापस आना जरूरी है कि वहां रह सकता है? वहां रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है, आप वहां रह के भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने वेज बताए हैं कि स्पेन पूरे यूरोप में एक वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तानी जा सकते हैं आसानी तमाम से। ममालिक के लोग वहां जा सकते हैं, जो भी चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, वहां लीगलाइज होना आसान है। स्पेन आपको डिपोर्ट नहीं करेगा, मां सिवाय कि आपको ऐसा जुर्म ना करे जो कि उनके कानून के खिलाफ वर्जी करता हो, अदरवाइज वो आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं? वर्क परमिट जी देखें, इटली हर साल वर्क परमिट इशू करता है और सिर्फ वही बंदा एलिजिबल है जो बंदा बिजनेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं होटल ऑन कर रहा हूँ या मेरा बिजनेस है तो वो हुजम देखते हैं कि आप सालाना कितना टैक्स पे कर रहे हैं और उस हुजम के मुताबिक आपको कोटा दिया जाता है, तो उस कोटे के मुताबिक आप 2, 4, 5 बंदों को बुला सकते हैं। अब यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हमारे अपने ही लोग जो कि वर्क परमिट के ऊपर तकरीबन अगर मैं पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करूं तो 4 से 5 लाख रुपया इंक्लूडिंग टिकट खर्चा आता है, लेकिन यहाँ से 50 लाख 60 लाख लोगों से लिया जाता है वर्क परमिट का। तो यही तरीका वर्क परमिट हासिल करने का कि कोई वहाँ जो बंदा इस्टेब्लिश है वही अपने बिजनेस के ऊपर आपको 4 या 5 बंदों को। अच्छा, जो स्किल्ड बेस्ड वर्कर है, नर्सिंग स्टाफ है, ब्यूटिशियंस हैं, इसके प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, जी जी, टीचर्स हैं, इनकी बहुत डिमांड है यूरोप में, तो इस बेस पे वर्क परमिट मिल सकता है? नहीं जी, बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारा है वो टोटली डिफरेंट है यूरोप से। वहाँ पे यहाँ से जो डॉक्टर बन के जाते हैं वहाँ जाके उनको 2 साल पढ़ना पड़ता है। इसी तरह जितने बाकी शोबा जाता आपने फरमाए हैं, हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन है वो यूरोप से टोटल डिफरेंट है। हाँ, आप स्टडी बेस पे वहाँ जा सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप 1-2 साल में लोकल लैंग्वेज सीख के, लोकल ज़ुबान में आप डिग्री करके तो आप किसी भी शोबे में जा सकते हैं। ठीक है। तो आप आखिरी पैगाम दे दें नौजवानों को। मैं हमेशा की तरह यही पैगाम देना चाहता हूँ कि यूरोप में जितने भी लोग जाना चाहते हैं वो कानून के मुताबिक जाएं। इसी में आपकी रिस्पेक्ट है, इसी में पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है। और जो लोग बाहर रहते हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि हम अली अरसलान अहमद नहीं है, हमें एज ए पाकिस्तानी देखा जाता है और हमारे हर अमल से पाकिस्तान मुतासर होता है। सो जहाँ रहें कोशिश करें कि एज ए पाकिस्तानी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है अली शेरविक। उन्होंने आपको बताया कि डंकी के जरिए जाने के कितने नुकसानात हैं, लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। इससे बेहतर है लीगल तरीके से आप बाहर जाएं और बाहर जाके सेटल हो जाएं। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे सोशल पेजेस पे जाएं और जाके कंटेंट पे ज़रूर कमेंट करें। मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम, नए थीम के साथ, नए गेस्ट के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।